नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। हमास के हमले के बाद इजरायल का इंतकाम आज भी जारी है। आज भी गाजा के अलग अलग इलाकों में इजरायल जबरदस्त बमबारी कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। इजरायल ने पूरे गाजा को आज मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। इस जंग को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश पूरी तरह इजरायल के साथ खड़े हुए हैं, वहीं अरब देश इजरायल के खिलाफ एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो बंटवारा है वो और भी ज्यादा तीखा और तेज हो सकता है। लेकिन एक बंटवारा जो हिंदुस्तान की राजनीति में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के आतंकवादी हमले का विरोध करते हुए साफ किया कि हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ खड़ा है, इजरायल के साथ है भारत। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में फिलिस्तीन के समर्थन की बात की गई है। उधर समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, पीडीपी, सीपीएम जैसी पार्टियों ने तो खुलकर बाकायदा इजरायल का विरोध किया है और इजरायल का समर्थन देने के लिए सरकार की आलोचना तक की है। तो अब सवाल यह है कि विदेश नीति के मुद्दे पर राजनीतिक विभाजन क्यों? आखिर हमास के आतंक का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? फिलिस्तीन के आम लोगों का साथ देते हुए हमास के आतंकी रुख पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? तो आज हुंकार में इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। जो लोग कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को देखकर राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुझे तो लगता है अफसोस की बात है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो बात रखी है हम उसके साथ सहमत है। ये सिर्फ भाजपा अपने जो उनका काम है ध्यान भटकाने का वही वो कर। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ रही और ये सिर्फ तुष्टीकरण का प्रमाण है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि वोट की राजनीति के कारण कांग्रेस अगर आतंकवादियों का समर्थन करे तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। किसी भी रूप में किसी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम तो केवल फिलिस्तीनियों के साथ अपने संबंधों को और उनके अधिकारों की बात है, हम उस सीमा तक उनके साथ खड़े हैं। हमास के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। CWC के अंदर उन्होंने, ये निंदा के काबिल बात है। भारत जो है पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थक है। गांधी जी फिलिस्तीन के हक में खड़े हुए थे और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के हक में खड़े हुए थे। ये तो हमारे मोदी जी ने हमारी विदेश नीति में परिवर्तन कर दिया है कि इजराइल की गोदी में जाकर के बैठ रहे, न जाने क्यों। इस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया छात्रों के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के वर्तमान VC रजिस्ट्रार दोनों कार्रवाई करेंगे, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, FIR दर्ज होगी। ऐसे ही फिलिस्तीनियों का है जैसे भारत भारतीयों का है, जैसे हिंदुस्तान। कांग्रेस सहित सभी देश के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य बनता है कि भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो भारत के साथ नहीं, वो तो आतंकवाद के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस के चिंतन की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और जनता उनके इन कृत्यों को तेजी के पैनी नजर से देख रही है। इसका हिसाब जरूर चुकता करेगी। सबसे काबिल जो फौज है दुनिया की, सबसे ताकतवर वो इजराइल है, मगर उसके बावजूद फलस्तीन कौम की जुर्रत के सामने आज उनको तार-तार होना पड़ा। इजराइल को जवाब देना ही चाहिए और विश्व को भी ये समझना चाहिए कि आतंकवादियों को इस तरीके से आतंक फैलाकर इस तरीके से तहस नहस नहीं करना चाहिए। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है।
मैं आपको परिचय खास मेहमानों से कराऊं और चर्चा शुरू करूं उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजराइल से आ रही है, जहां इजराइल की राजधानी जेरूसलम में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये जो फायरिंग हुई है ये आतंकवादी हमला था। इस हमले में फायरिंग की चपेट में आकर एक शख्स जख्मी हुआ है और जो हमलावर था, जो आतंकवादी था, उसको मार गिराने में इजरायली सुरक्षा कर्मियों को कामयाबी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, एक बार फिर वहां पर फायरिंग होती है, एक शख्स जख्मी होता है, हमलावर को मार गिराया गया है। ये आतंकवादी हमला बताया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो वॉर जोन से। इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष सिंह आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष सिंह से इस वक्त यहां वॉर जोन में सूरत हाल क्या है। आशीष। बिल्कुल रोमाना, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कैमरामैन मान से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा पैन करके दिखाएं। आपको बिल्कुल भी इस इलाके में मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। मैं फिलहाल सैदरोत में हूं, जो कि सबसे नज़दीकी इलाका है गाज़ा पट्टी से, और ये स्पेसिफिकली आज सुबह के बाद से इसलिए किया गया है क्योंकि अभी भी, जैसे आपने अभी एक न्यूज़ बताई, इजरायली फोर्सेस को लग रहा है कि कई जो हमास के आतंकवादी हैं वो अभी भी बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों पे या तो वो छुपे हैं या तो अंडरग्राउंड हैं, और इसीलिए मूवमेंट को बहुत रोक दिया गया है इस पूरे एरिया में। आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये पूरी तरह से एक सन्नाटा पसरा हुआ है इस इलाके में, और केवल पुलिस और आर्मी के अलावा यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन ही आपको दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर ये जो पुलिस स्टेशन है जिसे डिमोलिश किया जा रहा है, सैदरोत पुलिस स्टेशन, यहाँ पर 10 आतंकियों को मारा गया था और 48 घंटे पहले, और 30 नागरिकों और पुलिस कर्मियों की यहाँ पर मौत हो गई थी क्योंकि इस पूरे पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया था। वो अंदर आर्म फोर्सेस नहीं जा पाई इजराइल की, और इसीलिए उन्होंने इस पूरे पुलिस स्टेशन को ही नेस्तो नाबूद कर दिया। और इसी तरह से आपको जो मूवमेंट दिखाई देगा केवल और केवल मिलिट्री रिलेटेड या फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज है। दाएं तरफ भी देखिए आपको केवल इमरजेंसी और मिलिट्री रिलेटेड मूवमेंट ही दिखाई देगा। और लगभग आप ये मान के चलिए गाज़ा पट्टी से लगभग 5 से 10 किलोमीटर के जितने भी एरिया हैं, चाहे वो गाज़ा के उत्तर हो, उत्तर पूर्व में हो या फिर दक्षिण पूर्व में हो, इन सभी इलाकों को एक इमरजेंसी जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और हम फिलहाल सैदरोत में है जो कि सबसे नज़दीकी इलाका है, और रह रहकर यहाँ पर धमाकों की आवाज भी आ रही है। यानी कि आशीष जल्दी से एक अपडेट ये दीजिए, जिस तरीके से ये पूरी गाज़ा पट्टी वाला जो इलाका है इसको इजराइल की तरफ से अब मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है, इसके मायने क्या इस रूप में देखे समझे जाएं कि अब इजराइल की तरफ से गाज़ा पर जो अटैक्स हैं वो लेवल अप होने वाला है मामला? अगर मैं एक लाइन में कह सकूं रोमाना, तो ये गाज़ा पर कूच की तैयारी है। किसी भी तरह के सिविलियन मूवमेंट को इस पूरे इलाके में मिलिट्री जोन डिक्लेयर करने के बाद में अलाउ नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट जो शुरुआत के 1 और 2 दिन में कई जर्नलिस्ट, फॉरेन जर्नलिस्ट को स्पेसिफिकली आगे जाने दिया जा रहा था, वो भी अब बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो सिविलियन मूवमेंट है, यानी कि हमास के जो आतंकवादी, उन्हें छुपे होने की आशंका है कई घरों में या फिर अंदर इलाकों में, उनके भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे क्योंकि कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसे आपने जेरूसलम की एक घटना बताई, इस तरह की घटना और ना हो, विशेष तौर पर गाज़ा पट्टी के आसपास के इलाकों में, उसको लेकर। और दूसरा, गाज़ा की तरफ कूच की तैयारी की जा रही है, इसीलिए इस तरह के मिलिट्री जोन को डिक्लेरेशन की स्टेप उठाई गई है इजराइल द्वारा, जिसका असर कुछ ही घंटों बाद देखने को यहाँ पर मिल रहा है रास्ते में। एक क्विक पॉइंट जरूर कहना चाहूँगा, मैं सरप्राइज हूँ कि हमास की तरफ से अब भी लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। हम दर्शकों को सुबह से एश्केलॉन से लेकर एशडोड और फिर अभी सैदरोत शहर की यहाँ पर लोकेशन में जो कुछ हैपनिंग है वो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगातार हमास की तरफ से बहुत सारा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। एश्केलॉन में भी फायर किए जा रहे हैं, एशडोड में भी फायर किए जा रहे हैं। हमास के ऊपर गाज़ा पट्टी पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा लगातार कारपेट बॉम्बिंग करने के बावजूद। यही तो बड़ा सवाल है, इसी से तो दुनिया हैरान है कि आखिरकार आतंकवादी संगठन हमास, इतनी ताकत उसके पास कहां से आ गई है कि युद्ध का 5वां दिन है आज और अभी तक हमास जो है वो घुटनों पर नहीं आ पाया है। रह रहकर अभी भी हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आशीष, आगे आपके पास आते रहेंगे। और इस बीच आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी, और हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी अनुराग भदौरिया जी के पास और उन्हीं से ये समझते हैं सर, जिस बात को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि हमास एक आतंकवादी संगठन
जिसने कत्लेआम मचा दिया इजराइल में, उस हमास के आतंक के खिलाफ एक शब्द नहीं है विपक्ष के पास। क्यों? देखिए, कमाल की बात इस देश के अंदर में आजकल हो गई है। दो देशों का झगड़ा है। जो हमास ने किया वो भी बहुत निंदनीय है, जो इजराइल कर रहा है वो भी निंदनीय है। वहाँ भी चिथड़े उड़ा रहे हैं, वो भी मानवता की हत्या हो रही है, इंसानियत की हत्या हो रही है, दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन हम देश इंडिया में देखिए किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दो देशों का झगड़ा है, राजनीति हमारे देश में हो रही है। क्या ये राजनीति अमेरिका में हो रही है? क्या ऐसी राजनीति यूके में हो रही है? क्या ऐसी राजनीति और किसी देश में हो रही है जैसे राजनीति हमारे देश में हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को दो देशों का झगड़ा, मानवता की हत्या हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी बनती है पूरे वर्ल्ड की, कुछ देश में झगड़ा ना हो पाए, लोगों की हत्या ना हो पाए। मैंने बार बार कह रहा हूं, जो हमास ने हत्या की है वो भी निंदनीय है, उधर से भी जो लोगों के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं वो भी निंदनीय है। हजारों हजार लोग मारे जा रहे हैं और राजनीति कहां हो रही है? हमारे हिंदुस्तान में। अरे हमारी अपनी समस्याएं हैं, हम अपनी समस्या पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे भाई? हिंदुस्तान तो आप अपनी पार्टी के नेताओं को समझा देते ना, यासिर शाह से लेकर जावेद अली तक आपकी पार्टी के नेता है ना, समाजवादी पार्टी के नेता, उनको ये समझा दीजिए। अभी यहाँ पर बैठकर जिस तरीके का बैलेंसिंग एक्ट अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, ये जरा सा बैलेंसिंग एक्ट, ये संतुलन बनाने की कला सर, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए सर, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी पार्टी से शुरू कर लेते, अपने दल की नेताओं को पहले समझा देते। उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं? ये भारतीय जनता, उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं क्या? सुन तो लीजिए, ये आप समझ, भारतीय जनता सुन तो लीजिए, आप सुनिए क्यों चिल्ला रही हैं? आपको बीजेपी के एजेंडा से कुछ नहीं होने वाला। आपके चिल्लाने से क्या देश बदल जाएगा? एक सेकंड, ये बीजेपी का एजेंडा है क्या? ये बीजेपी का एजेंडा है। जो समाजवादी पार्टी के नेता है जावेद अली खान, वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारी विदेश नीति को बदल दिया है उन्होंने, इजराइल की गोद में जाकर बैठ गए वो। ये समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है, ये समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है। कौन सी विदेश नीति बदली गई है? अगर हमास के आतंकवाद की निंदा की जाती है और इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़े होते हैं हम, तो क्या ये इजराइल की गोद में जाकर बैठने की बात है? आपका डायलॉग चिल्लाने वाला खत्म हो गया तो प्लीज जवाब दीजिए। आपने चिल्ला लिया, आपका डायलॉग खत्म हो गया तो जवाब दीजिए। हो गया, चिल्ला लिया आपने, आपका डायलॉग खत्म हो गया तो जवाब दीजिए सर, टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपका एजेंडा पूरा हो गया तो जवाब दूं चिल्लाने के बाद? अरे भाई मेरे, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सवाल पूछने के बाद 3 बार चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं जवाब दे रहा हूं ना। मैंने कहा यही जो मैं बताना चाहता था। आपको बोला गया आप चिल्लाइए, चिल्ला के सवाल पूछिए, चिल्ला के आप ऐसा माहौल बनाइए जैसे कि पता नहीं क्या हिंदुस्तान में दिक्कत हो गई है। अरे झगड़े उनके हो रहे हैं, हमें क्या दिक्कत हो रही? भाई हम लोग को अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। हिंदुस्तान ने जो काम किया है, हिंदुस्तान के पहले अगर मैं यही सवाल पूछूं कि तो आपसे पूछूं क्या गांधी जी गलत थे? यही सवाल पूछा जाए तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे? यही सवाल पूछा जाए विदेश नीति क्यों हमेशा बदलती रहती है? हम उसमें जाने नहीं चाहते। हम कह रहे हैं कि जो इस तरह की हत्याएं हो रही है वो निंदनीय है, दोनों तरफ से निंदनीय है। बहुत अच्छा हुआ आप अपने एजेंडे पर आ गए, बनाना चाहती है। बहुत देर तक आप कवर अप नहीं कर पाए, आप आ गए और ढाल बनाते हुए आप अटल बिहारी वाजपेयी के बयान से लेकर देश की विदेश नीति तक सबको ले आए। तो फिलहाल जो देश की विदेश नीति है उसी को लेकर पहले जरा जवाब ले लेते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद है सर, और वो आपकी तरह नेता नहीं है, आपसे चिल्लाने का कंपटीशन वो नहीं कर पाएंगे अनुराग भदौरिया जी। तो प्लीज जरा अपनी आवाज हल्की कीजिए और विदेश नीति को लेकर भारत सरकार का स्टैंड क्या पिछले कुछ सालों में बदला है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। सज्जनहार सर प्लीज उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये समझता हूं ये आतंकवाद का मसला है, ये आतंकवाद का मुद्दा है और भारत आतंकवाद से बहुत पीड़ित है। हमने देखा है, चाहे 26/11 हो, उससे पहले हो, बहुत हमारे ऊपर आतंकवाद के हमले हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है। जो भी दुनिया का मंच है उसमें भारत ने पुरजोर आवाज से, चाहे वो यूएन हो या और भी कोई हो, आतंकवाद के विरुद्ध हमने बोला है। और ये आतंकवाद का मामला है तो इसीलिए पूरी दुनिया को एक साथ खड़े होकर आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए और वही हो रहा है। देखिए, पूरे वहां तो अमेरिका में वो अभी आपके जो पहले पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे और दुनिया में कोई नहीं कर रही है। देखिए, सब देश जो हैं अपने हित को देखते हैं। भारत का हित है जो आतंकवाद को दुनिया से खत्म किया जाए, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, वही हमारी नीति है, वही हम नीति अपना रहे हैं रोमाना। और देखिए, अगर आप अमेरिका में भी अगर आप देखते हैं, उन्होंने तो यहां तक कि अपना पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर भेज दिया है
उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है वहां पर मेडिटेरेनियन सी में, जिससे कि वो इजराइल की सहायता कर सके, जिससे कि कोई अगर हिजबुल्लाह या ईरान या कोई और वहां पर दखल अंदाजी देने का प्रयास करे तो उसके विरुद्ध वो काम कर सके। तो मैं तो समझता हूं ये बहुत ही एक क्लियर कट मामला है और भारत ने इसमें एक बहुत ही क्लियर पोजीशन ली है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ही ठीक है। हालांकि अगर फिलिस्तीन के मुद्दे पर देखा जाए रोमाना, तो भारत की पोजीशन बदली नहीं है। भारत ने वही कहा है जो 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। फिलिस्तीन को भी अपनी जगह मिलनी चाहिए, इजराइल को भी अपनी जगह मिलनी चाहिए, और वो हमारा जो स्टैंड है वो अटल है। आजकल ये बात है सर, आपने बिल्कुल सटीक अंदाज में ये बात रख दी है। मुझे लगता है वारिस पठान साहब को अब आ जाना चाहिए। वारिस पठान साहब, हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भारत सरकार का स्टैंड। लेकिन जब देश के विपक्षी दलों की बात की जाए तो ऐसा लगता है सर कि हमास के आतंकवाद के साथ वो खड़े हुए हैं। हमास के आतंकवाद के साथ क्यों है सर? देखिए रोमाना जी, वायलेंस का हम खंडन करते हैं, आतंकवाद, आतंकवादी गतिविधियों का हमने तो हमेशा से निंदा की है, नहीं होना चाहिए, और जंग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या हो रहा है इसराइल और गाज़ा के अंदर जो हो रहा है, क्यों हो रहा है फ़लस्तीन में? आपका घर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रोमाना जी, आपका घर है, आपके पास कोई आया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, आपने तरस खाकर उसको रहने दिया, उनको खाना दिया, शेल्टर दिया, उनके बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। उन लोगों ने आपको आपके घर से निकाल दिया, आपके माँ बाप को मार दिया, आपके बच्चों को मार दिया, तो आप क्या करेंगे? आप अपने हक के लिए खड़े रहेंगे। हम उन मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं जिनको इतने बरसों से अपने ही लैंड के अंदर गाजा पट्टी, जो 16 साल से एक ओपन एयर प्रिजन बना हुआ है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन वो है, हम उनके साथ खड़े, तो क्या गलत है बताइए? हमारा देश भारत महान अंग्रेजों के अंदर में था, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना दिया था रोमाना जी, हम लड़े, हमारे भारत देश को हमने आजाद कराया, तो क्या हमको भी इन्हीं के साथ गिनेंगे? मगर देश में आज बात क्या हो रही है, सारे मुसलमानों को आतंकवादी बना दो। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो ना 3 ना 13 में है। सवाल तो सुन, आपसे ही मेरा सवाल है, आप 30 सेकंड आगे जवाब दीजिएगा सर। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल यह है सर, आप यहाँ पर फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, आप यहाँ फिलिस्तीन के अधिकारों की बात कर रहे हैं, और मैं आपसे सवाल जो है वो हमास के आतंकवाद को लेकर पूछ रही हूं सर। क्या फिलिस्तीन और हमास में आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं? क्या पैलेस्टीनियंस और एक आतंकवादी संगठन हमास का फर्क आप नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आप पूरे के पूरे फिलिस्तीन को आतंकवादी करार नहीं दे रहे हैं अपने इस नजरिए के साथ? देखिए रुमाना जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या हमारे भारत देश ने हमास को आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? क्या अमेरिका ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, जर्मनी ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है? तो मैं तो अपने भारत के साथ खड़ा हूं, मैं तो भारत की लाइन लेकर खड़ा हुआ हूं। आप इसराइल के साथ खड़े हो। अब देख लीजिए आप में और मेरे में सच्चा देशभक्त कौन है? मैं मेरे इंडिया के साथ खड़ा हूं। मैं वही बता रहा हूं, अरे आतंकवादी आतंकवाद कोई भी गतिविधियां करे वो गलत है, मगर जिनके ऊपर 90 साल से अत्याचार हो रहा है वो क्या करेंगे आप बताइए? उनका खाना पानी दाना पीना सब छीन लिया, फिर से मेरा सवाल सुनिए, कर लिया। सर, फिर से मेरा सवाल सुनिए। 90 साल का हिसाब अब, जबकि ऐसी बर्बरता हमास जो आतंकवादी संगठन है उसकी तरफ से की जाती है सर, कि औरतों के कपड़े नोचकर बिना कपड़ों के उनको किस तरीके से सरेआम घुमाया जाता है, और सब इस्लाम के नाम पर। ये मैं बताती चलूं आपको, छोटे छोटे बच्चों का इस तरीके से कत्लेआम किया जाता है सर। जली हुई बॉडीज सर जरा जरा से बच्चों की देखने के लिए मिल रही है। यहां 90 साल का हिसाब लेने का वक्त है सर, या फिर इस्लाम के नाम पर जो हमास आतंकवादी संगठन है और जिसकी वजह से फिलिस्तीन की कॉज को नुकसान पहुंच रहा है उसको बेनकाब करने की जरूरत है सर। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं। नहीं रोमाना जी, देखिए, चाहे मणिपुर के अंदर हमारी बहनों को जिस तरह से नग्न करके घुमाया गया वो भी निंदनीय है, चाहे कहीं पर भी देश में कोई भी, चाहे हमास घुमाए या इसराइल घुमाए, वो भी निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। मगर हमारे देश में क्या हो रहा है आपको पता है? 5 दिन से
सारे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया। जिनका ना 3 में ना 13 में ना लेना देना नहीं है इसराइल से, पैलेस्टीन से कुछ लेना देना नहीं है, हर दिन मुसलमानों को गालियां बक रहे। मेरी तो आस्था जुड़ी हुई है, मेरा तो मस्जिद अक्सा वहां पर है, बैतुल मुकद्दस मेरा है, मेरा सबसे पहले किबला वहां पर है, तो मेरी तो आस्था भी जुड़ी हुई है। मैं ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत के नाम से खड़ा हुआ हूं वहां पे। इंसानियत के लिए पहले जाओ। इसराइल एग्रेसर है और ऑपरेस्ड कौन हुआ है वहां पर? फिलिस्तीनियन लोग ऑपरेस्ड हुए। ऑलवेज रिमेंबर, ह्यूमैनिटी डिमांड्स यू स्टैंड विद द ऑपरेस्ड, नॉट विद द ऑपरेसर। वारिस पठान साहब, इजरायलियों को, निहत्थे इजरायलियों को, औरतों को, बच्चों को जो मारा गया वो क्या था सर? वो क्या था मुझे बताइए ना। 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या हुआ? वो क्या था सर? वो प्रोपेगेंडा था सर। 1000 से ज्यादा नागरिक इजराइल में मारे गए 7 अक्टूबर को, ये प्रोपेगेंडा था सर। वो तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं, वो जो रॉकेट एक के बाद एक इस तरीके से दागे गए कि पूरा आयरन डोम सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया सर, वो मिसबिहेव करने लगा, ये प्रोपेगेंडा था सर। अभी भी लाशें वहां इजराइल में बरामद हो रही हैं, ये प्रोपेगेंडा है सर। मेरा सवाल आपसे ये है सर, यहाँ जितनी आसानी से आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को विक्टिम दिखा रहे हो, खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप यहाँ पर कह रहे हो कि साहब विक्टिमाइज किया जा रहा है। इजराइल में कितनी मुस्लिम आबादी है, प्लीज बताइए मुझे, कितनी है मुस्लिम आबादी इजराइल में? इजराइल में बताइए ना कितने मुसलमान रहते हैं, सुनिए बताइए ना सर। एक वीडियो निकाला इन लोगों ने सर। वीडियो पर मत जाइए, मैं आपको बताती हूँ सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। सर इजराइल की जो आबादी है 20% वहां पर भी मुसलमान है। ये जो मुसलमानों के नाम पर विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं सर, ये नहीं चलेगा। आतंकवाद सर धर्म देखकर नहीं मारता है। वारिस पठान साहब, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि फिर धर्म के नाम पर आतंकवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप भाषण दे रहे हो। आपका रोमाना जी प्रॉब्लम ये है कि आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप भाषण दे रहे हो। सर धर्म के नाम पर आप आतंकवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। एक वीडियो निकाला जिसमें पहले ये बताया कि एक महिला का कत्ल कर दिया, रेप कर दिया, उसको ट्रक में नंगा करके घुमाया गया, ये हुआ वो हुआ। गलत है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर उसी की लड़की की मां ने कल वीडियो निकाला, पूरे देश के सामने, विश्व के सामने आ गया। वो बोलती है कि मेरी लड़की तो जिंदा है, उसको तो मारा ही नहीं, हो तो अस्पताल में। कल एक वीडियो निकाला, 40 बच्चों का हमास के आतंकवादियों ने गला कलम कर दिया, गर्दन निकाल दिया, काट दिया, मार दिया। उसके बाद उसी इंटरव्यू वालों ने, इसराइली मिलिट्री ने आकर कहा कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, ऐसा तो कोई मारा ही नहीं है किसी को। तो आप इसराइली मिलिट्री की बात को यकीन करेंगे कि रोमाना इसरार जो बोल रही है उसकी बात को नहीं सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। धर्म के नाम पर आप आतंकवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इंसानियत के साथ हमास ने आतंक फैलाया या नहीं फैलाया? आपको क्लियर कट लाइन लेनी होगी सर। फिलिस्तीन और हमास के फर्क को आपको समझना होगा। आप एक नजरिए से हमास और फिलिस्तीन को कैसे देख सकते हैं? सुनिए, आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं है। मैं तो इंसानियत के साथ खड़ा हूं। जिनका जमीन चला गया, जायदाद चला गया, घर बार सब लूट गया, ओस्लो ट्रीटी उनकी साइन की, उनको बोला था 5 साल के अंदर तुम्हारे अलग कंट्री बन जाएगी, अलग स्टेट बन जाएगा। 30 साल हो गए, अब तक उनके लिए कुछ नहीं किया। ओपन एयर में रह रहे, ना खाना पीना कुछ नहीं। हमास के लिए आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, पता है? आप हमास के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे सर। दिक्कत आपके साथ यही है कि हमास को लेकर आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। आप बार बार फिलिस्तीनियों की बात करते हैं, लेकिन हमास के आतंकवाद पर आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। फिलिस्तीन पर मत जाइए, हमास के आतंकवाद पर जवाब दीजिए। रिवाइंड करेंगे अपना वीडियो, आप अपना ये वीडियो, आप मैंने जो कहा इस वीडियो को आप रिवाइंड करेंगे। रुमाना जी बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने तो पहले कहा क्या मेरे भारत देश में आप यहाँ पर बैठकर जो कहेंगे उसको हम कैसे मान लें? आपकी पार्टी के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक शब्द उनकी तरफ से हमास को लेकर नहीं बोला जाता है, एक शब्द नहीं बोलते हैं वो। हमास कहीं है ही नहीं सर उनके बयानों में। उनके बयानों में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं या इजराइल की बात कर रहे हैं? किया नहीं, ये फर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? फिलिस्तीन और हमास के बीच का फर्क सैयद जफर इस्लाम साहब क्या नहीं कर पा रहा है देश? रोमाना जी, आप जुल्म करने वालों के साथ खड़े हो। रोमाना जी, मैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है सर, इजराइल में 1000 लोग मारे गए सर, हो गए आपकी बात। अभी आप सैयद जफर इस्लाम साहब, फिलिस्तीन और हमास का फर्क क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपने अभी जो बिल्कुल रैशनल माइंड, जो एक देश के हर नागरिक को सोचना चाहिए उस तरीके से, जो अशोक जी ने कहा, उन्हें बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारा कोई स्टैंड जो है बिल्कुल अटल है फिलिस्तीनियों के बीच में के लिए।
लेकिन ये हमास जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, और टेररिज्म उसको पहले से डिक्लेयर किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने अगर टेररिज्म किया है वहाँ पर, तो उसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। आप टेररिज्म के साथ खड़े दिखते जा रहे हैं, जबकि आपको उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। और जो पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है वहाँ पर, वो बिल्कुल वो भी हमास के खिलाफ खड़ी है। आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इख्तलाफ है दोनों में। वो नहीं चाहती इस तरह के जो उनके कॉज को कोई डैमेज करे। ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से पैलेस्टीनियन कॉज उसको डैमेज हुआ है, और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो है ऐसे चीज़ को आप देखिए, सऊदी अरब हो, यूएई हो, इजिप्ट हो, कहीं इसके बारे में चर्चा हो रही क्या? इस तरह के जिस तरह के आप यहाँ पर रोड में कई लोग आप देखिए, जैसे एमयू में निकाल दिया इसके फेवर में। क्या ज़रूरत है भाई? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आप समझिए, ये टेररिज्म है, हम उसके खिलाफ है। हर प्लेटफॉर्म से हम टेररिज्म के खिलाफ बात करते हैं, और हम करेंगे। एज ए नेशन वी हैव सफर्ड। तो हम जो चीज़ से जुझे हुए हैं, अगर कहीं और हो रहा है, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से टेररिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन का जो मामला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो वहाँ पर जो है दोनों मुल्कों में एक साथ गए, जो 2017 में और 2018 में। ऐसा बाकी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया? भाई आप डिप्लोमेसी के हिसाब से जिस तरह से चलना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए, आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपका नज़रिया एक होना चाहिए कि जो स्टैंड सरकार ने पहले लिया तो आज भी है, एज फार एज पैलेस्टाइन इज कंसर्न। लेकिन जो गतिविधियाँ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो कर रही है हमास, उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है कि इनके साथ, और इजराइल के साथ जो किया वो अगर आप उसकी निंदा नहीं करते हैं तो जाहिर है आपकी सोच गलत है, और वैसी साहब को करना चाहिए, पहले उठ के खड़ा होना चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ है। लेकिन टेररिज्म के खिलाफ क्या जानबूझकर आप कर रहे हैं या फिर नासमझी में कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आगे जरूर दे दीजिएगा। भारत में हमास से हमदर्दी क्यों? हमास जिसने आतंक फैलाया इजराइल में, 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसी हमास को लेकर हिंदुस्तान में इतनी हमदर्दी क्यों? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है अनुराग भदौरिया के पास चलना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, इजराइल को लेकर जिस तरीके की दूरी विपक्ष की तरफ से अपनाई जा रही है, हमास को लेकर जिस तरीके की चुप्पी विपक्ष की तरफ से साधी जा रही है, और फिलिस्तीन को आगे कर दिया जा रहा है, ये चक्कर क्या है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक साधने की मजबूरी है? देखिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो आप गुस्से में नहीं आ रही थी, वैसे जब मैं बोलूँगा तब आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप भाषण देना शुरू कर देती है तो हम अपनी बात नहीं कह पाते। देखिए सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल हमेशा से रहा है, जब हमारे देश के अंदर में मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई थी, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ था, हमने आवाज़ उठाई थी। क्योंकि हम इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी इस तरह का अन्याय होता है, उसके खिलाफ होते हैं हम समाजवादी लोग। अगर जिस तरह की घटना हमास ने की, हमने निंदा की। इजराइल भी वही घटनाएं कर रहा है, दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मार काट कर रहे हैं। हम इसके फेवर में कभी नहीं है। हम सत्य अहिंसा पे चलने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। इस तरह की हिंसा को बढ़ावा हम कभी नहीं देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब फिर आप मेरी बात पूरी नहीं होने लगे, आप टोकने लगे। आप मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरी बात तो पूरी हो जाए, आप चिल्लाने लगे भाई। अरे मेरी बात नहीं पूरी होने देते, आपको क्या दिक्कत है भाई? अरे मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था, मुझे बात, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, अब हो गई ना बात? सर दिखाइए ना बयान कहाँ है? मुझे कितने देर तक बोलना है? और सर सवाल ये है कि विदेश नीति को लेकर आप भारत सरकार के साथ हैं या नहीं है? ये साफ कर दीजिए स्टैंड। विदेश नीति को लेकर हो गया ना, आपकी बात हो गई? अरे हो गई ना। कमाल है, इतनी गुस्सा आपको बीजेपी के प्रवक्ता पे नहीं आया। कमाल इतनी गुस्सा अगर बीजेपी के प्रवक्ता आपने उठाई होती कि मणिपुर की घटना जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, क्या किया तुमने? इतनी गुस्सा आप दिखाते तो मेरे अच्छा लगता कि आप बीजेपी पे गुस्सा हो रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं तो आप चिल्लाना शुरू कर देते। मुझे बोलने तो दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट। अरे मैं अपनी राष्ट्र की बात करता हूँ, अपने देश की बात करता हूँ। मैं रोज बहस हमें अपनी चिंता अपने देश की है, अपने देश के लोगों की है। अनुराग भदौरिया को यहाँ पर बुलाओ, मुझे बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया से सर्टिफिकेट मुझे बोलने तो आज दीजिए। जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए मैंने आपको बुलाया है सर, सवाल मेरा सुन लीजिए। भारत सरकार के साथ आप हैं विदेश नीति के मुद्दे पर या नहीं है? आपके नेता क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं सर कि इजराइल की गोद में जाकर बैठ गए? क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? सवाल हो गया, आपके पास जवाब है? अरे यार भाषण देने लग जाती है, दिक्कत है। अब सवाल हो गया, अरे सवाल हो गया तो आप चुप होइए ना। सवाल हो गया, चुप होइए, वरना मत बुलाइए किसी को। आप भाषण देने लगते हैं सवाल पूछने के। मैं 30 सेकंड नहीं बोल पाता हूं, तब आपको जवाब कैसे मिलेगा जब मैं बोल ही नहीं पाऊंगा? आप तो ऐसा हंटर लेके बैठ गए, बीजेपी का एजेंडा लेके, बताओ बताओ बताओ। अरे आप कोई जज है क्या है भाई?
आप सवाल पूछ रहे, मैं जवाब दूंगा, मुझे समय दीजिए। मैंने कहा इस देश के अंदर में हमारी अपनी समस्याएं हैं, राष्ट्र हमारे जिस तरह से जिन समस्याओं से जूझ रहा है वो मेरी चिंता की बात है। और जो झगड़ा इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा हो रहा है, वो आपस में मारकाट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में जिस तरह से टीवी डिबेट कराई जा रही है, आप जैसे लोग जो टीवी डिबेट करा रहे हैं, जो एक एजेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्या अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है? क्या अमेरिका में ऐसी टीवी डिबेट हो रही है? क्या यूके में ऐसी टीवी डिबेट हो रही है, या दूसरे देशों में हो रही है जितने हमारे देशों में हो रही है? क्यों भाई, किस बात के लिए हम ये माहौल बनाने में लगे? हमारी अपनी चिंता है, हमारी देश की विदेश नीति को आप बीजेपी का एजेंडा करार दे रहे हैं, और आप यहाँ पर शूट द मैसेंजर वाली पॉलिसी अपनाकर मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और मैं पलटकर आपसे सवाल ना पूछूं, आप किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप दर्शकों को बेवकूफ बना लेंगे? क्योंकि आप सवाल ही तो पूछ रहे हैं, तब से बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप खुद ही बोलते हैं कि मुझे कटघरे में, बीजेपी का एजेंडा करार देते हैं। मैंने नहीं बोला, आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं आओ मुझे कटघरे में खड़ा करो। अरे आप मैं सवाल पूछूंगी आपसे, क्योंकि यहाँ देश की विदेश नीति का मुद्दा है। अच्छा मेरी बात सुनिए, सवाल समझ में नहीं आ रही है, सवाल पूछना अलग चीज है, भाषण देना अलग चीज है। सवाल और भाषण में फर्क होता है। सज्जनहार सर को लेकर आइए यहाँ पर, मुझे इस तरीके की डिबेट नहीं करनी है। जहाँ देश की संप्रभुता का मामला है, देश की विदेश नीति का मामला है, वहां पर भी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, और वो देश की विदेश नीति को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, और फिर यहां पर आकर ये लोग कहते हैं कि साहब आप एजेंडा चला रहे हैं, ये बीजेपी का एजेंडा है। अशोक सज्जनहार सर। जी नहीं, देखिए बात ऐसी है, जो आपके अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, जो क्या ऐसी डिबेट चल रही है अमेरिका में चल रही है, क्या ऐसी डिबेट यूके में चल रही है, इंग्लैंड में चल रही है, तो मैं उन्हें कहूँ वहां पर यह डिबेट नहीं चल रही है। और क्यों नहीं चल रही है वहां पर यह डिबेट? क्योंकि वहां पर यूनानिमिटी है, वहां पर कंसेंसस है। जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, और इस आतंकवादी हमले का जवाब इजराइल को देना चाहिए। इजराइल उसमें उसको पूरी छूट होनी चाहिए इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि ऐसे आतंकवादी हमले के बाद आप कोई नहीं कह सकते जो यहाँ पर ये इसको बैलेंस करना चाहिए, उनके भी उन्होंने हक मारे हैं वगैरह, उसका वक्त दूसरा होगा। अब वहाँ पर ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं हैं जो कि ये बोलते हैं जो ये बैलेंस करके इसको देखना चाहिए। यहाँ पर आतंकी हमला हुआ है इन दोनों देशों में, सभी देशों में। ये 5 देश तो देखिए उन्होंने एक पहले दिन ही एक स्टेटमेंट लेकर आए हैं जो हम सॉलिडली सपोर्ट करते हैं इजराइल को। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, जरा जल्दी से वो दर्शकों को पहुंचा देते हैं। इजराइल हमास की जंग बीच जो जंग चल रही है, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी दे दी गई है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है। इजराइल हमास जंग में दखल ना देने की अमेरिका को हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो अमेरिकी दुश्मनों पर सीधा हमला करेंगे। यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, और हिजबुल्लाह की तरफ से अब सीधा जो निशाना है वो अमेरिका पर साधा जा रहा है, ये कहते हुए कि अमेरिका ने अगर दखल दिया तो फिर अमेरिकी दुश्मनों पर हम सीधा हमला करेंगे। मैं एक बार फिर से मेहमानों का रुख करूंगी, और जो चर्चा हम कर रहे हैं यहां पर, जिस तरीके की जानकारी अभी अशोक सज्जनहार सर ने दी, मैं भी जरा बताऊं दर्शकों को कि साहब इजराइल में भी जहां पर आबादी में 20% हिस्सेदारी मुसलमानों की है, वहां पर भी इस वक्त एक यूनाइटेड सरकार बनाकर इस क्राइसिस वाली सिचुएशन से निपटने की तैयारी है। वहां पर धर्म के आधार पर किसी तरीके का बंटवारा नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो कुछ आवाजें हैं सियासत की वो उठ रही हैं, और वो मुसलमान फिलिस्तीनियों का दर्द उसकी तो बात कर रही हैं, लेकिन हमास के आतंकवाद को नहीं देख पा रही। मेरा सवाल बड़ा सीधा है वारिस पठान साहब, कि मामला इजराइल के इंतकाम का है, और वो इंतकाम जो इजराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला करके किया है, इसमें हमारे देश में सियासी संग्राम क्यों है? देखिए इसका सॉल्यूशन है ना हमारे ही देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर, लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आपकी पार्टी के थे रोमाना जी, उन्होंने तो खुली तौर से कहा है ना कि भाई ये जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, ये जबरन उनका लैंड ले लिया गया है, तो इसराइल को फ़लस्तीन का लैंड खाली करना पड़ेगा।
ये उन्होंने बोल दिया था, तो हम तो उसी के साथ है कि ठीक है, वो भी जब बोल रहे थे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उनके यहाँ पे अन्य भक्त अजब अजब बातें कर रहे हैं, जब वाजपेयी जी की बात अब नहीं समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे कि कोई अपने घर में घुस जाएगा, आपका घर को कब्जा कर लेगा, खा जाएगा आपके बच्चों को, नहीं हुआ है स्टैंड में। नहीं क्या शिफ्ट हुआ है बताइए ना। नहीं ओस्लो पीस अकॉर्ड जो था ना रोमाना जी, ओस्लो पीस अकॉर्ड क्यों बना था आपको पता है? 1993 में साइन हुआ था 13 सितंबर के दिन। उसका यही था कि 5 साल के भीतर हम जो है ये गाजा पट्टी और जो एरिया है फलस्तीन का, उसको डिक्लेयर कर देंगे एक कंट्री अलग वेस्ट बैंक का। वो क्यों नहीं कर रहे ये लोग? चलिए बताइए मुझे, इनकी नीयत नहीं है। और आप बात कर रहे हो अमेरिका की, लंदन की, रशिया की, अभी कोई बोल रहे थे मेरे पहले कि अमेरिका में नहीं बुटी, ये सब एक साथ खड़े हैं। मैं पूछता हूं, आतंकवादी संगठन उसने जो किया वो अच्छा किया, आप ये कह रहे हैं? मैं तो पैलेस्टीनियन की बात कर रहा हूं, आप हमास की बात कर रहे हो, मैं पैलेस्टीनियन की बात कर रहा हूं। कटघरे में तो हमास है ना सर, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए अमेरिका मैं कह रही हूं कि आप कुछ नहीं कर रहा है। कंफ्यूज्ड हैं। टाइम्स स्क्वायर अमेरिका के अंदर है, वहां लोग पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, हर तरफ देश में पैलेस्टाइन के खिलाफ खड़े हुए हैं। मगर आपको हिंदुस्तान में ये दिख रहा है इनको इसराइल से मोहब्बत नहीं है। रोमाना जी, आपको इसराइल से मोहब्बत नहीं है, आपको मुसलमानों से नफरत है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हो। मगर इंसानी तकाजा क्या कर रहा है? आप भी एक महिला हो, आप भी देख के किस तरह से बच्चों को मार दिया। 30,000 बच्चों को 2008 से लेकर अब तक मार दिया। वारिस पठान ने नहीं लिखा खड़े फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर खड़े रहकर कहा गया ये बात, 1.5 लाख कैसे जोड़ दिया इस पूरे मामले में? प्लीज मुझे बताइए ना। तब टेररिस्ट नहीं, कोई मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं। कैसे जोड़ रहे हैं सर? कैसे जोड़ रहे हैं आप मुसलमानों से नफरत? मैं सैयद जफर इस्लाम के पास लेकर बहस को। सैयद जफर इस्लाम साहब सुना आपने? वारिस पठान कह रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत है, इस वजह से इजराइल का साथ दे रहे हैं। देखिए, इनको मुसलमानों से इनको वाकई इनको भी बहुत नफरत है, इसलिए इनको ही नफरत है, इसलिए इस तरह की बातें उठा रहे हैं। देश में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम जो है असदुद्दीन ओवैसी और कुछ इस तरह की पार्टियां कर रहे हैं, ताकि जब ये मुस्लिम को कटघरे में खड़ा करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहने के बजाय इनको इस तरह के कटघरे में ये खड़ा कर देते हैं। ये मुस्लिम समाज के लिए, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पैलेस्टीनियन जो वहाँ पर जो गाजा में जो इसमें वेस्ट बैंक में जो वहाँ पर है अथॉरिटी, उसके कॉज को डैमेज कर रहा है हमास, या आतंकी संगठन। उसी तरह ओवैसी एंड कंपनी और इस तरह के जो मानसिकता के लोग यहाँ के मुस्लिम को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, वो आतंकी संगठन है और देश के मुसलमान समझते हैं कि आतंकी संगठन और पैलेस्टीनियन कॉज में फर्क है, और इसीलिए और भी अरब ममालिक है वो भी इसको समझते हैं, इसलिए इस तरह की बातें समझ के बोलते हैं। और हमास जो आतंकवादी संगठन है उसके बीच, इसी को लेकर ये जो सियासी घालमेल है, उससे असली नुकसान किसका? बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, बड़ा बयान उनका सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को ISIS से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। ये तस्वीर पोस्ट की गई है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, और कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि हमास जो है वो ISIS से भी ज्यादा खतरनाक है। ये हमास ने जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके का आतंक इजराइल में फैलाया है, उसी की ये तस्वीर है, और इसमें इतनी भयावह तस्वीर है ये हिंसा की कि इसको हम आपको दिखा नहीं सकते, इसी वजह से ब्लर करके हम ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू का। खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है, मुझे लगता है वारिस पठान साहब को जल्दी से जवाब दे देना चाहिए। सवाल जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था आपसे कि ये जो घालमेल हिंदुस्तान की सियासत कर रही है ना, फिलिस्तीन और हमास में फर्क ना कर पाने का, इसका नुकसान या इसका खमियाजा किसको भुगतना होगा? वारिस भाई, मैं भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दिए मुझे रोमाना जी, तो मैं भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये मासूम बच्चों की तस्वीर है, ये वो 30,000 में से कुछ बच्चे हैं जिनको इसराइल ने मार दिया पैलेस्टाइन में। क्या आपकी नज़र में ये आतंकवादी थे? नहीं थे, बच्चे थे मासूम, बेगुनाह, बेकसूर। तब किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब कोई क्यों नहीं आ गया सामने? तो हम यही बोलते हैं ना कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। आतंकवादी के खिलाफ हमेशा से थे, आतंकवाद का हम सपोर्ट नहीं करते, मगर हम चाहते हैं कि सबका बराबर फैसला हो। चाहे फिर इसराइल अगर गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी लोग बोले, मेरा कोई सवाल ही नहीं कुछ गलत कर है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं आप, बिल्कुल भारत सरकार का भी स्टैंड है उसको लेकर, लेकिन हमास जो आतंकवादी संगठन है और उसने जिस तरीके का आतंक फैलाया है उसको
फिलिस्तीन से अलग करके आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं आप या नासमझी में ऐसा कर रहे हैं? इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा सर? अब मुद्दा ये है, अनुराग भदौरिया 30 सेकंड, किसको भुगतना पड़ेगा इसका खमियाजा? देखिए बात यहाँ तो ये आप जी तो बहुत देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम लोग हमेशा से आतंकवाद के विरोध में रहे हैं। जो संगठन आतंकवादी करता है, आतंकवादी घटनाएं करता है, हम उसकी निंदा करते हैं। दोनों देशों के बीच में जो हो रहा है, जिस तरह की मारकाट हो रही है, वो उधर से मारकाट कर रहे हैं, इधर से मारकाट कर रहे हैं, आखिर कट तो निर्दोषी लोग रहे हैं, मर तो निर्दोषी लोग रहे हैं दोनों तरफ से, तो ये निंदा होनी चाहिए। लेकिन इसकी राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारे हिंदुस्तान में इसकी राजनीति ना करें। हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा है, यहाँ अपनी समस्याएं हम उससे अपनी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के करें। शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल हिंदुस्तान की सियासत ऐसा लग रहा है जैसे गिद्ध वाली सियासत हो गई है। गिद्ध जानते हैं ना आप क्या करते हैं? जो मुर्दे होते हैं, जो मरे हुए होते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। और फिलहाल भारत में जो सियासत हो रही है वो इसी तरीके की हो रही है कि वो इजरायल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर यहाँ देश में सियासी संग्राम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।